नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता रानी, सहायक प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय अलीगढ़। आज का मेरा टॉपिक है राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका लोगों के द्वारा चुनी होती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाती है। स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम नौकरशाही, लोक प्रशासन अथवा असैनिक सेवाएं भी कहते हैं, वे योग्यता के आधार पर नियुक्त की जाती है। रेंजमोर के अनुसार संसद मंत्रियों के हाथ में खिलौना है तथा मंत्री स्थायी लोक सेवकों के हाथ में खिलौना है, अर्थात मंत्री सरकार को चलाते हैं और स्थायी कर्मचारी मंत्रियों को चलाते हैं। क्योंकि राजनीतिक कार्यपालक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं, अपितु योग्यता के आधार पर, राजनीतिक आधार पर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लोक सेवा अर्थात स्थायी कार्यपालिका योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। लास्की ने कहा है कि दोनों के संबंध वस्तुतः उनके व्यक्तित्व पर आधारित होते हैं। यदि मंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली और महान है तो मंत्री लोक सेवकों पर हावी हो जाते हैं। यदि मंत्री का व्यक्तित्व कमजोर तथा ढीला ढाला है तो वे लोग लोक सेवकों के हाथ में खिलौना बनकर रह जाते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रत्येक मंत्री लोक सेवकों के हाथ में खिलौना होता है। मंत्रियों पर लोक सेवकों का क्या प्रभाव रहता है? कोई शैक्षणिक योग्यता निश्चित नहीं है। मंत्रियों के पास अर्थात राजनीतिज्ञों के पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती। लोक सेवकों पर निर्भर करते हैं, मंत्री नौसिखिए होते हैं। क्योंकि राजनीतिज्ञों के पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती, वे नौसिखिए होते हैं, अर्थात उनको शासन की तकनीकियों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। वे लोक सेवकों पर निर्भर करते हैं। मंत्रियों की राजनीतिक आधार पर नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। जनता उनको मत के आधार पर चुनती है। उनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती। निश्चित अवधि का ना होना। मंत्री आते हैं और चले जाते हैं, उनकी अवधि निश्चित नहीं होती, परंतु लोक सेवक एक निश्चित अवधि के लिए अपने पदों पर काम करते हैं, जिसके कारण राजनीतिज्ञ लोक सेवकों पर निर्भर करते हैं। समय का अभाव। मंत्रीगण अपने राजनीतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है, अतः वे लोक सेवकों पर निर्भर रहते हैं। समस्याओं की पृष्ठभूमि का पता नहीं होता। लोक सेवक जनता से दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होते हैं, अतः उनको उनकी समस्याओं का पता होता है, लेकिन मंत्रियों को समस्या की पृष्ठभूमि का पता नहीं होता। व्यवहारिक अनुभव का अभाव। मंत्रीगण केवल नीतियों को बनाते हैं, उनको वास्तविक रूप में लागू करना लोक सेवकों का काम है। अतः राजनीतिज्ञों को केवल सिद्धांत पता होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान लोक सेवकों को होता है। इस प्रकार राजनीतिज्ञ लोक सेवकों पर निर्भर करते हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि मंत्री लोक सेवकों के हाथ में कठपुतली बन गए हैं। यह कहना पूर्णतः गलत है कि हमारी प्रणाली में नौकरशाही अनियंत्रित है। मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली नहीं है, अर्थात राजनीतिज्ञों का अपना महत्व है। मंत्री केवल रबड़ की मोहर नहीं होते। निसंदेह मंत्रियों को अपने विभाग को अच्छी तरह चलाने के लिए स्थायी कर्मचारियों अर्थात लोक सेवकों पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है कि मंत्री स्थायी कर्मचारियों के हाथ में कठपुतली के समान है और उनकी स्थिति एक रबड़ की मोहर की तरह है। क्योंकि योग्य और उच्च व्यक्तित्व के मंत्री अवश्य ही अपने विभाग के कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं। मंत्रियों में अनुभव व विवेकशीलता होती है। यद्यपि मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है, लेकिन नियुक्ति के समय उनके अनुभव, योग्यता व विवेकशीलता के आधार पर ही जनता उनका चुनाव करती है। लोक सेवकों के द्वारा दिए गए परामर्श का उचित और अनुचित देखने में एक कुशल राजनीतिक मंत्री में निपुणता होती है। मंत्री का कार्य विभाग पर सामान्य नियंत्रण रखना है। मंत्री का काम शासन को चलाना नहीं, बल्कि यह देखना है कि शासक वर्ग अर्थात शासन ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं।
अपनी सामान्य सूझबूझ और राष्ट्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री अपने विभाग की समस्याओं को सुलझाने में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। मंत्री अपने दल की नीति को लागू करते हैं। मंत्री बहुमत दल के सदस्य होते हैं जिनका एक निश्चित कार्यक्रम तथा नीति होती है। मंत्री अपने दल की नीति और कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्री का मुख्य कार्य अपने नीतियों को लागू करवाना होता है, जो कि लोक सेवकों की सहायता से ही किया जाता है। मंत्री जनता के संपर्क में रहते हैं। मंत्री भी जनता के से निरंतर अपना संपर्क बनाए रखते हैं। लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति का निर्माण कार्य किया जाता है। कर्मचारियों के सामने जनता की इच्छा को नीति के माध्यम से ही मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है और लोक सेवक उन्हीं नीतियों को लागू करते हैं। लोक सेवकों को भी प्रशासनिक समस्याओं का पहले से ज्ञान नहीं होता। प्रशासनिक लोक सेवकों को भी प्रशासन की समस्याओं का पहले से ज्ञान नहीं होता, बल्कि वे भी अपने समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान अपने सामान्य विवेक के द्वारा ही करते हैं। इस प्रकार वास्तविकता यह है कि मंत्री नौसिखिए होते हुए भी स्थायी कर्मचारियों के हाथ की कठपुतली नहीं होते और देश का शासन केवल स्थायी कर्मचारियों के हाथ में नहीं है। मंत्री का काम नीति निर्माण करना है और स्थायी कर्मचारियों का काम उन नीतियों को लागू करना है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार संसदीय लोकतंत्र रूपी गाड़ी में ये दोनों अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पहियों की तरह काम करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका जो मिलकर देश की शासन को चलाते हैं, संसदीय लोकतंत्र रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। इन दोनों के मिश्रण के इस प्रकार से हम लाभ अदा करते हैं। मंत्री विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष होता है। विभाग मंत्री के अधीन होता है, परंतु मंत्री अपने विभाग के राजनीतिक और अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। वे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनका चुनाव तो उनकी लोकप्रियता जनसेवा के कार्यों के आधार पर किया जाता है। मंत्रियों को विभाग की पूरी जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं होती। वह जानकारी उन्हें स्थायी कर्मचारियों से हर समय मिलती रहती है। मंत्री के लिए विशेषज्ञ होना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि उनका कार्य निरीक्षण, सामान्य नीति निर्धारण करना तथा लोक मत को संतुष्ट करना है। अपने दल की नीति और कार्यक्रम जनता की इच्छा और आवश्यकता तथा संसद के वातावरण के आधार पर ही मंत्रिमंडल अपनी नीति का निर्माण करती है और मंत्री अपने विभाग में उससे संबंधित आदेश तथा निर्णय लेती है। लोक सेवक मंत्रियों को इस निर्णय से संबंधित परिणामों के बारे में सूचित करते रहते हैं और मंत्रियों का विशेषज्ञ होना भी आवश्यक नहीं होता। एक मंत्री को कई विभाग देखने पड़ जाते हैं। कई बार मंत्रियों के अधीन कई विभाग रख दिए जाते हैं और उनकी सहायता के लिए कुछ मंत्रियों, उप मंत्रियों को नियुक्त कर दिया जाता है। इन विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक विभाग में स्थायी अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं और मंत्री जिस विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है, ये कर्मचारी और अधिकारी उस मंत्री की सहायता प्रशासन को चलाने में करते हैं। दो विशेषज्ञ मिलजुल कर कार्य नहीं कर सकते। अगर एक विभाग में दो विशेषज्ञ अध्यक्ष हो जाएं, तो वे एक दूसरे के कार्यों की आलोचना ही करते रहेंगे, एक दूसरे की त्रुटियां निकालते रहेंगे। इससे शासन को ठीक प्रकार से चलाना असंभव हो जाता है। इसलिए प्रशासन में नौसिखिए और विशेषज्ञों का होना बहुत आवश्यक है। मंत्रियों में पहल करने और निर्णय करने की योग्यता होती है। मंत्रियों में सामान्य सूझबूझ होती है और उन्हें पहल करने की योग्यता होती है, जिससे विभाग के कार्यों को इस प्रकार से सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है कि मंत्रियों में स्थायी कर्मचारियों से काम लेने की सामान्य सूझबूझ और योग्यता होती है और वह स्थायी कर्मचारियों की विशेष जानकारी तथा अनुभव को उचित दिशा में लगा देता है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व। प्रशासन में उत्तरदायित्व का होना बहुत आवश्यक है। मंत्री अपने विभाग के लिए जनता और संसद के सामने उत्तरदायी होते हैं और इस बात को ध्यान में रखकर ही वे अपने विभाग का संचालन करते हैं। मंत्री जनता व स्थायी कर्मचारियों के बीच एक कड़ी का काम करता है। स्थायी कर्मचारी मंत्रियों को उनके उत्तरदायित्व को निभाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मंत्री को समस्त शासन का ज्ञान होता है, विशेषज्ञों को केवल कुछ बातों का।
यह भी सत्य है कि मंत्री को अपने विभाग की विशेष जानकारी नहीं होती और स्थायी कर्मचारियों को अपने विभाग का विशेष ज्ञान होता है। पर यह सच है कि एक मंत्री को प्रशासन के सभी विभागों का साधारण ज्ञान होता है, जबकि स्थायी कर्मचारी को दूसरे विभागों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब संसद में एक मंत्री पर कोई कठिनाई आती है तो अन्य मंत्री उस मंत्री की सहायता करते। इन सभी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में नौसिखिए तथा विशेषज्ञ अर्थात राजनीतिज्ञ तथा स्थायी कार्यपालिका का एक आदर्श मिश्रण है और शासन का संचालन दोनों के आपसी सहयोग से ही अच्छी प्रकार से किया। धन्यवाद।